हाँ जी दोस्तों, आते हैं रिवर्स चार्ज की एनालिसिस पे सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन नंबर 3। तो रिवर्स चार्ज में हमने क्या देखा था कि टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे। तो अपने को दो चीजें देखनी थी मोटी मोटी, और कुछ एक इसके अंदर अलग अलग सी चीजें हैं, छुटपुट वाली बातें। और मैंने आपको स्पेशली पिछले वाले पार्ट में बताया था कि जो रिवर्स चार्ज है और जो टाइम ऑफ सप्लाई है सर्विसेज का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने सर्विसेज के केस में ही रिवर्स चार्ज को बहुत डीप में पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इवन इसी मॉड्यूल के एंड में जब हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको समझ लेना है ताकि उसको लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो क्या कह रहा था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सबसेक्शन नंबर 3 and 4 of section 9 is determined in terms of section number 13. Subsection 3 clause A and clause B are as follows. ठीक है, चलिए इसमें एक्सेप्शन आया है किसका? एसोसिएट एंटरप्राइज का, क्योंकि आपको पता है इसको लेके थोड़ी सी अलग से रूल है एसोसिएट एंटरप्राइज को लेके। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी? डेट ऑफ एंट्री की बात होती है, और दूसरी बात होती है पेमेंट की, और उसमें हम कहते हैं विच एवर इज अर्लियर। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट एसोसिएट एंटरप्राइज का अलग है, जहां पे जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो कहां लोकेट करता है? आउटसाइड इंडिया में। तो उसको अपन अलग से देख लेंगे। उसके अलावा जनरल प्रोविजन हम अभी देके चल रहे हैं, उसमें हमें देखना होता है टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी डेट? तो डेट ऑफ पेमेंट नंबर 1, और दूसरा कि इनवॉइस इशू होने के 60 दिन बाद वाली डेट, मतलब उसके बाद की जो नेक्स्ट डेट होगी, उसको हम शॉर्टली क्या कह सकते हैं कि 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। तो वो डेट या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हमारा कहलाता है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये पॉसिबल ना हो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग दिस पैरामीटर, तो उस केस में क्या करेंगे? हम देखेंगे डेट ऑफ एंट्री। किसकी डेट ऑफ एंट्री देखेंगे? कि जो रिसिपिएंट है, जिसको सर्विस जिसने रिसीव किया है, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री किस डेट पे कर रखी है, और जिस डेट को उसने एंट्री की होगी वो डेट हमारा कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसा तब होगा जब हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं पता है। इन दोनों का मतलब कि हमें इनवॉइस इशू की डेट नहीं पता और डेट ऑफ पेमेंट अपने को नहीं पता है, तो हम इससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम देखेंगे रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट को, और उसने जिस डेट पे एंट्री की होगी वो डेट माना जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ डेट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? तो आपको पता ही है पहले कि डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? जिस डेट पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? रिसिपिएंट के। रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस डेट पे रिकॉर्ड किया, और या फिर कह लो कि जिस दिन उसके अकाउंट से पेमेंट जो हुई है वो डेबिट हुई है। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। आपको याद होगा डेट ऑफ पेमेंट जब आप फॉरवर्ड चार्ज में देखते हो तो आप कहते हो कि जिस दिन रिकॉर्ड किया गया हो, किसके द्वारा? सप्लायर ऑफ सर्विस, या फिर क्रेडिटेड इन हिज बैंक अकाउंट। और इसमें उल्टा हो जाता है रिवर्स चार्ज के केस में। इसमें हम कहते हैं कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड किया गया हो, या फिर जब उसके बैंक अकाउंट में ये पेमेंट डेबिट हुई हो, उन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर इज आर डेट ऑफ पेमेंट। नाउ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो इस केस में क्या होगा? तो अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस, जब आपने पेमेंट की, या फिर डेट ऑफ एंट्री, जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की। किसने? रिसिपिएंट ने। ऑब्वियसली जो इंडिया में है, जो रिसिपिएंट है, उसने जब सर्विस ली तो उसके बदले उसने पेमेंट की होगी, और उस सर्विसेज की उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग की होगी, उसकी एंट्री की होगी। उन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट आपका माना जाएगा क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। The provisions relating to time of supply of services in case of reverse charge can be depicted by way of a diagram given at the next page. तो आपको पता ही है डायग्राम बनाने में माहिर है, और बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बनाया है। देखो जरा समझने के लिए, छोटी सी चीजों में छोटी सी बातें में क्या कह रहा है। तो 2 पॉइंट था डेट ऑफ पेमेंट का, डेट ऑफ पेमेंट के 2 पॉइंट था, और तीसरा कौन सा था? 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब 60 दिन के बाद वाला दिन। डेट ऑफ पेमेंट में हमने 2 चीज देखी थी, जिस दिन पे रिकॉर्ड किया गया है किसके द्वारा? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के द्वारा, या फिर जिस दिन जो पेमेंट है वो डेबिट हुई है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के बैंक अकाउंट में। रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के बैंक अकाउंट में जिस दिन पेमेंट डेबिट हो जाएगी, या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, और फिर इस अर्लियर को कंपेयर करेंगे हम इससे, और फिर कहेंगे विच एवर इज अर्लियर। तो इन शॉर्ट कह सकते हो कि इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर आपका क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर ना पॉसिबल हो इस पैरामीटर के थ्रू निकालना, तो उस केस में हम क्या देखेंगे? उस केस में हम देखेंगे कि जो रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंट्री की है, और जिस डेट पर उसने एंट्री की होगी उस सर्विस की, वो सर्विस की डेट आपकी कहलाएगी, वो एंट्री की डेट आपकी कहलाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, ये एक पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद हमने इसमें देखा एसोसिएट एंटरप्राइज वाला प्रोविजन। इसको आप ऐसा समझना
कि ये यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया है पिक्चर का। ठीक है, उसके बाद आई एसोसिएट एंटरप्राइज से अगर हम सर्विस ले रहे हैं जो कि लोकेट करता है आउटसाइड इंडिया, तो सिचुएशन में क्या होगा? तो सिचुएशन आपने देखना है कि आपने वो जो सर्विस ली है उसके लिए आपने पेमेंट की होगी, वो पेमेंट की डेट कौन सी है, और जो आपने सर्विस ली है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रेसिपिएंट ने, मतलब जिसने सर्विस ली है, ऑब्वियसली बात है जो इंडिया में लोकेट करता है उसने सर्विस ली है और उसने उस सर्विस की एंट्री कब की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो वाली डेट, इन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर आपका कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, सिंपल सी बात थी, कुछ खास ऐसा है नहीं इसके अंदर। इलस्ट्रेशन देखते हैं फटाफट से। Determine the time of supply from the given information. Assume that service being supplied is taxable under reverse charge. Assume करके चलना है कि reverse charge का प्रोविजन है, आपको निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई में 4 की बात हो रही है। The supplier of service issues invoice for the service provided. There is a dispute about amount payable and payment is delayed. ठीक है, मई 4 को क्या हुआ? सप्लायर ने इशू कर दिया क्या? इनवॉइस, उसके बाद उसमें पेमेंट में डिले हुआ, कोई भी उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, इशू हो गया इनवॉइस मई 4 को। उसके बाद पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस कब? अगस्त 21 को। अगस्त 21 को क्या हुई? पेमेंट आ गई है। तो आपको सीधा सीधा क्या देखना है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कब है? मई 4। ठीक है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मई 4 है और अगस्त 21 क्या, जिस दिन आपके पास पेमेंट आई है। तो आपको दो चीज देखनी होती है अंडर रिवर्स चार्ज। कौन सी दो चीजें? कि कब पेमेंट आई, डेट ऑफ पेमेंट, और दूसरा कि डेट ऑफ इनवॉइस में प्लस कर दो 60 डेज। ठीक है, और इन दोनों में से आपको देखना होता है विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट तो आपका क्या है? 21 अगस्त। ठीक है जी, और डेट ऑफ इनवॉइस क्या था आपका? मई 4। मई 4 में, और इसमें आपको 60 डेज ऐड करने। 60 डेज ऐड करोगे तो उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा? तो मई 4 से आपको जाना पड़ेगा जून 4, और जून 4 से आपको जाना पड़ेगा जुलाई 4। अब जुलाई 4 जब आप जा रहे हो तो आपने इसके अंदर एक महीना क्रॉस किया 31 का। ठीक है, दैट इज 3rd में। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, जो मैं जिस तरीके से एड ऑन करता हूं, बाकी आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, कि 4 मई में जब मैं 30 दिन जोड़ूंगा तो वो 4 जून नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 3 जून। और 3 जून में जब मैं 30 दिन जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 3 जुलाई। समझ पा रहे हो? 4 मई में जब आपने 30 डेज जोड़ा तो वो 4 जून नहीं बनेगा। रीजन बीइंग क्योंकि मई जो है वो 31 का होता है, तो एक दिन आपके कम हो जाएंगे, 3 जून आएगा। और 3 जून में जब आप 30 दिन जोड़ोगे तो वो 3 जुलाई ही आएगा। क्यों? क्योंकि जून जो है वो 30 का ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेम डे चलेगा। 3 जुलाई आया, 60 दिन यहाँ पूरे हो गए, और मेरे को 60 दिन नहीं चाहिए, 61st डे चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 जुलाई। इसका मतलब क्या होगा? 4 जुलाई। तो सेकंड पॉइंट जो बनेगा वो आपका बनेगा 4 जुलाई। ठीक है, अब आप 4 जुलाई को कंपेयर करोगे 21 अगस्त से और बोलोगे विच एवर इज अर्लियर, तो ऑब्वियसली बात है 4 जुलाई इज अर्लियर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई आपका 4 जुलाई निकल के आएगा। नाउ अगला इलस्ट्रेशन देखो क्या कह रहा है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। May 4 अ जर्मन कंपनी इश्यूज ईमेल इन्फॉर्मिंग इट्स एसोसिएट कंपनी एबीसी लिमिटेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट। और उसके बाद क्या कह रहा है? जुलाई 2 एबीसी लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिया अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ जर्मन कंपनी। यहां पे पेमेंट हो गई। जुलाई 2 क्या है? आपकी डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, जुलाई 2 क्या है? आपकी डेट ऑफ पेमेंट है यहां पे। और मई 4 को कह रहा है कि एक ईमेल आया जिसमें कि कहा गया था कि क्या जो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की गई है उसका क्या कॉस्ट है। अब यहां पे ध्यान दो, ये कौन सा केस हो गया? ये आपका केस हो गया एसोसिएट एंटरप्राइज का। ये कौन सा केस हो गया? एसोसिएट एंटरप्राइज का होता है। इसका रूल याद करो। इसका रूल क्या था? इसका रूल हमने देखा था कि अगर हम इंडिया में हैं और कोई है जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, इससे हमने सर्विस ली है, तो हमने इसके बिहाफ पे 2 एक्टिविटी करेंगे। कौन सी 2 एक्टिविटी करेंगे? एक तो इसको करेंगे हम पेमेंट, और दूसरा इसकी हम करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री। ठीक है, अब पेमेंट हमने कब की वो अपने को पता है 2 जुलाई। पेमेंट हमने कब की वो अपने को पता है 2 जुलाई। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री कब की, ये हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है? ये हमें क्या क्वेश्चन से पता लग रहा है? नहीं, मई 4 पे उसने हमें मेल किया है। जर्मन कंपनी इश्यूज ईमेल इन्फॉर्मिंग इट्स एसोसिएट कंपनी एबीसी लिमिटेड, जो कि इंडिया में है, ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट। जो एबीसी लिमिटेड जो इंडिया में कंपनी है उसको जो भी टेक्निकल सर्विस दी गई है उसकी क्या कॉस्ट है, उसके रिगार्डिंग एक मेल आ गया। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं किया हुआ। हमारे को एंट्री डेट पता लग रही है क्या? नहीं पता लग रही है। तो उस केस में जब आपको पेमेंट की डेट पता हो और एंट्री डेट ना पता हो, आपको देखना होता है विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से क्या देखना होता है अपने को? विच एवर इज अर्लियर। ये पता ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है डेट ऑफ पेमेंट इज दी अर्लियर डेट, क्योंकि एंट्री की यहां पे डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है इन दी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर क्या बनेगा? एज देयर इज नो प्रायर एंट्री ऑफ द अमाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, जुलाई 2 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बीइंग द डेट ऑफ पेमेंट इन टर्म्स ऑफ द सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 13 का सबसेक्शन नंबर 3।
आई होप इट इज क्लियर। कोई ऐसी खास मारामारी थी नहीं, सिंपल एग्जांपल था, बट एसोसिएट एंटरप्राइज का था, ये एक अलग बात थी। नाउ सबसेक्शन नंबर 4 आता है वाउचर एज इट इज, बिल्कुल डिट्टो सेम है जो सेक्शन 12 का आपने सबसेक्शन नंबर 4 पढ़ा था। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आपने इसमें अंदर इतनी सी बात देखी थी कि भैया वाउचर अगर किसी को मिल रहा है जो कि एक्सचेंजेबल होगा फॉर सर्विसेज, आपने सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में देखा था एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स एज द केस में भी। नाउ इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा जो सप्लाई है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है, तो उस केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर जो होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है या कोई और केस है, तो उस केस में हम कहेंगे कि डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर जो होता है वो हमारा कहलाता है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातचीत है भी नहीं, और हम इस पे पीछे काफी बार चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड बाय विच ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड मार्केट्स बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होटल रूम्स एंड सेल कूपन्स वाउचर्स रिडीमेबल फॉर अ डिस्काउंट अगेंस्ट स्टे इन होटल। ठीक है जी, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस बंदे को क्या किया, अपनी कूपन्स प्रोवाइड किए, कूपन सेल किए हैं, जिससे कि वो होटल में स्टे वगैरह अगर करेंगे तो उसमें उसको डिस्काउंट मिलेगा। एज अ सप्लाई अगेंस्ट विच वाउचर विल बी रिडीमेबल इज आइडेंटिफाइबल, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर विल बी इट्स डेट ऑफ इश्यू। मतलब कि यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा वाउचर है वो कितने में रिडीम होगा वो हम आइडेंटिफाई यहां पे कर सकते हैं। मतलब कि हमें सप्लाई पता है कितने की हो रही है, तो अगर सप्लाई पता होती है तो आपको ऑब्वियसली पता होता है कि जिस दिन वाउचर इश्यू हुआ वो डेट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, टाइम ऑफ सप्लाई। ऑल्दो छोटा सा एग्जांपल था, सवाल कहां था जवाब कहां था पता नहीं लगा, बट एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंटर होते हैं एक एग्रीमेंट में विद ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड, ठीक है जी, बाय विच ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड मार्केट्स बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विस होटल रूम्स एंड सेल कूपन बेचेंगे, वाउचर्स बेचेंगे, रिडीमेबल फॉर अ डिस्काउंट अगेंस्ट स्टे इन अ होटल। ठीक है, होटल के स्टे में आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस टाइप के कूपन हैं जिसको कि ऐसे रिडीम किया जा सकता है, जब आप स्टे करने जाओगे होटल में तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा। तो इस सिचुएशन में कह रहा है, तो ऑल्दो देखो इस एग्जांपल ना अपने आप में कंप्लीट नहीं है, एग्जांपल आपको आइडेंटिफाइबिलिटी के ऊपर ज्यादा कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं दे रहा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बट एज सच आपको पता है कि आप स्टे करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसको ये एज्यूम करके चल रहे हो कि दैट डिस्काउंट इज आइडेंटिफाइबल। मतलब ये जो डिस्काउंट है दिस इज द वैल्यू ऑफ कूपन, जितने का अपने को डिस्काउंट मिलेगा उस कूपन की वजह से वही उस कूपन की क्या मानी जाएगी, वैल्यू मानी जाएगी। एंड बेस्ड ऑन दैट हम मान रहे हैं कि ये जो हमारा सप्लाई ये क्या है, आइडेंटिफाइबल है, और उसके ऊपर अगर ये आइडेंटिफाइबल हो गया तो वाउचर का जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। ठीक है, चलिए जी, ज्यादा कंप्लीट एग्जांपल नहीं था, ऑल्दो आपको एग्जांपल मिलेंगे जब हम एंड में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसेक्शन नंबर 5 क्या बात कर रहा है, रेसिडुअल केसेस के बारे में। रेसिडुअल केसेस क्या था कि भैया जब आपका सबसेक्शन नंबर 2 भी ना लग पा रहा हो, सबसेक्शन नंबर 3 भी ना लग पा रहा हो, सबसेक्शन नंबर 4 भी ना लग पा रहा हो, फॉरवर्ड चार्ज का प्रोविजन भी नहीं लग पा रहा, रिवर्स चार्ज का भी नहीं लग पा रहा है और वाउचर्स का भी नहीं लग पा रहा है, तो उस केस में आपको मदद लेनी पड़ेगी किसकी, सबसेक्शन नंबर 5 की, जो क्या कहता है कि अगर कुछ भी ऐसा ना लग रहा तो आपको क्या चेक करना है कि क्या कोई पीरियोडिकल रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो उस पीरियोडिकल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी, जो भी उसकी ड्यू डेट होगी, उस डेट को हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर वो भी नहीं है, वो केस भी नहीं लग पा रहा, तो बाकी केसेस में क्या करोगे कि जिस दिन जीएसटी पे हो गया, जिस दिन टैक्स पेमेंट कर दिया गया, उस डेट को मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। तो एज सिंपल एज दैट, इफ द सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव, द टाइम ऑफ सप्लाई इज फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 30 इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये मैनर है आपका कि अगर पीरियोडिकल रिटर्न की रिक्वायरमेंट है तो उस रिटर्न की ड्यू डेट को मान लो आप टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर वो भी नहीं है तो किसी और केस के अंदर हम क्या रूल लगाएंगे कि भैया जिस दिन जीएसटी पे कर दिया गया उस डेट को क्या मान लेंगे अपन, टाइम ऑफ सप्लाई। एज सिंपल एज दैट, दिस इज सबसेक्शन नंबर 5। ये आपने गुड्स के केस में भी पढ़ा हुआ है। नाउ लास्ट सबसेक्शन आता है सबसेक्शन नंबर 6, जो की बात करता है किसकी, एडिशनल वैल्यू की, इनहेंसमेंट ऑफ वैल्यू की, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर कंसिडरेशन की पेमेंट में डिले होता है तो उस केस में जिसको पैसे लेने होते हैं वो उसके ऊपर क्या लगा देता है, इंटरेस्ट लगा देता है, लेट फीस लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है, कुछ भी इस टाइप का अमाउंट लगा देता है। ठीक है, तो किसी को अगर 10,000 रुपए किसी से लेने थे ऑन बिहाफ ऑफ सर्विसेज या गुड्स एज द केस में भी, तो उस 10,000 रुपए की अगर पेमेंट उसको टाइमली नहीं मिली और जब लेट मिला तो उसने उसके ऊपर सपोज इंटरेस्ट लगा दिया या लेट फी लगा दिया 1,000 रुपए का। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि ये 10,000 रुपए का तो हमें पता है टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, ये 1,000 रुपए का क्या करना है।
तो 1000 रुपए के लिए सिंपल रूल क्या बनाया गया कि इस टाइप से कोई आपको इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगी, एडिशनल वैल्यू मिलेगी, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई तब माना जाएगा जिस डेट पे आपको ये पैसा मिल जाएगा। जो सप्लायर है उसको जिस दिन ये पैसा मिल जाएगा वो डेट मानी जाएगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। ठीक है, चलिए जी, तो ये सिंपल सी बात थी सबसेक्शन नंबर 6 के अंदर। अगेन दिस वन इज ऑल्सो एज सिमिलर टू सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 6। मतलब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 6 की बात करें या फिर सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन नंबर 6 की बात करें, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए जी, अब इसी चीज को और पिक्टोरियल तरीके से आपको समराइज किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है। ऑल्दो मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, बट फिर भी देखते हैं। तो देखो, फॉरवर्ड चार्ज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फॉरवर्ड चार्ज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक, जब आपने सेक्शन 31 का पालन करते हुए इश्यू को, मतलब इनवॉइस को इश्यू कर दिया है विद इन द टाइम, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उसके पैरामीटर के अंदर अंदर आपने इनवॉइस को इश्यू कर दिया, दिस इज द केस नंबर 1। अगर ऐसा नहीं किया तो केस नंबर 2 आएगा, जहां पे कि फॉरवर्ड चार्ज का केस है लेकिन आपने इनवॉइस जो है वो इश्यू नहीं किया गया है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 31। ठीक है जी, फिर तीसरा केस आएगा रिवर्स चार्ज का और चौथा केस आएगा आपका वाउचर का। ये आप कह सकते हो सबसेक्शन नंबर 2 है, ये आपका सबसेक्शन नंबर 3 है और ये आपका सबसेक्शन नंबर 4 है सेक्शन 13 का। ठीक है सर, क्या देखा अपन ने इसमें हमने देखा पहले वाले केस की बात कर रहे हैं जहां पे आपका विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपने इनवॉइस इशू कर दिया, तो उस केस में हम डेट ऑफ इनवॉइस देखते हैं, उस केस में हम डेट ऑफ इनवॉइस देखते हैं और दूसरा डेट ऑफ देखते हैं पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट की दो मीनिंग थी, एक रिकॉर्डिंग की डेट या फिर क्रेडिट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, और इन तीनों में से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर बात करते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज का ही केस है और इनवॉइस आपका विद इन दी टाइम स्पेसिफाइड लिमिट में आपका इशू नहीं किया गया, तो उस केस में हम देखते हैं क्या, डेट ऑफ इनवॉइस की जगह पे देखते हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कब आपका सर्विस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बाकी ये दोनों चीजें सेम है। डेट ऑफ पेमेंट जिसको दो मीनिंग में डिफाइन किया जाता है, रिकॉर्डिंग की डेट और बैंक में क्रेडिट होने की डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो कुल मिला के इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज की बात करें तो रिवर्स चार्ज में हम सीधा देखते हैं पेमेंट की डेट, पेमेंट ऑफ डेट की, वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिस डेट पर रिकॉर्ड किया है किसने, रिसिपिएंट ने। ध्यान देना, यहां पे कौन रिकॉर्ड कर रहा था, सप्लायर। यहां पे कौन रिकॉर्ड कर रहा था, सप्लायर, बिकॉज दिस इज फॉरवर्ड चार्ज। यहां पे रिकॉर्ड किसकी बात करेंगे, रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट ने जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया वो डेट, और रिसिपिएंट के बैंक ऑफ अकाउंट से जब वो अमाउंट पेमेंट जो है वो डेबिट हो गया वो वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर। और इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के 61st डे से, मतलब आफ्टर डेट इमीडिएटली सक्सेडिंग 60 डेज। तो मतलब कह सकते हैं हम 61st डे जो होगा इनवॉइस इश्यू होने के डेट से, उस डेट को इन तीनों में से कंपेयर करेंगे और विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर के केस में बात करें तो भैया अगर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, और बाकी अगर आइडेंटिफाइबल या उसके अलावा कोई और केस है जहां पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो रिडम्पशन की डेट होगी वो डेट आपकी कहलाएगी कौन सी, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इन केस ऑफ वाउचर। अच्छा जी, अब अगर ये सारी चीजें असर्टेनेबल ना हो, अगर हमें ना पता लग पाए, मतलब जैसे फॉरवर्ड चार्ज में आपने देखा तो फॉरवर्ड चार्ज में जो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, उसके बाद अपने को क्या चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में अपने को दो चीजें चाहिए, रिकॉर्डिंग की डेट और दूसरी चीज हमें क्रेडिट होने की डेट। अगर ये सारी चीजें नहीं पता अपने को, या फिर इस चीज में आ जाए तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट है। पेमेंट के दो फैक्टर है, रिकॉर्डिंग की डेट और बैंक में क्रेडिट होने की डेट। अगर ये सारी चीजें अपने को ना पता हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि भैया रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन इस सर्विस की एंट्री कर रखी होगी उस डेट को हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जो रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है, ये तो सारी बातें किसकी हो रही थी, सप्लायर की। ये सारी बातें किसकी हो रही थी, सप्लायर की। अब हम कह रहे हैं सप्लायर भैया तुम्हें कुछ ना पता, सप्लायर जो हो तुम्हें कुछ भी ना पता, तुम्हें इनवॉइस इशू करने की डेट नहीं पता है, तुम्हें को कब पैसे मिले तुम्हें वो नहीं पता है, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया तुम्हें वो नहीं पता है, तुमने सर्विसेज कब कंप्लीट की वो नहीं पता है, तो तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम छोड़ दो। हम जाएंगे रिसिपिएंट के पास और रिसिपिएंट से बोलेंगे बताओ भैया तुम्हें सर्विस कब मिली थी, तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस सर्विस को जो रिसीव किया है वो कब दिखाया है, किस डेट पे दिखाया है, और जिस डेट पे दिखाया होगा उस डेट को हम मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे अगर फॉरवर्ड चार्ज की बात करें तो ये था। रिवर्स चार्ज की बात करें तो रिवर्स चार्ज में क्या कह रहा है, रिवर्स चार्ज में भी सेम चीज है कि भैया अगर ये असर्टेन ना कर पाए अगर हम कि क्या हमारी पेमेंट की डेट है और वो 61 डेट जो इशू ऑफ इनवॉइस से निकालना है, अगर हमें सप्लायर का इशू ऑफ इनवॉइस का डेट ही नहीं पता हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में कह रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज
इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगेन फिर से किसके पास जाएंगे हम? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई के, क्योंकि सप्लायर तो कुछ बता ही नहीं पा रहा, तो रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भैया बताओ तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस डेट पे इसकी एंट्री की है, और जिस डेट पे उसने उसकी एंट्री कर रखी होगी उस डेट की, उस एंट्री वाली डेट को हम मान लेंगे क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। वो अलग बात है, ध्यान देना, यहां पे ये जो सारा चिट्ठा था ये किसका था? सप्लायर का। ये सारा चिट्ठा किसका था? सप्लायर का। तो हमने इसको छोड़ के हम किसके पास आ गए? रिसिपिएंट के पास आ गए। ठीक है, इस वाले सिचुएशन में क्या है कि भैया ये जो पेमेंट की डेट है, मतलब कि बैंक अकाउंट से किस दिन डेबिट हुआ, ये किसका है? रिसिपिएंट का ही तो है। उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया? किसने? रिसिपिएंट ने कब रिकॉर्ड किया? रिसिपिएंट ने कब रिकॉर्ड किया। ठीक है, उसके बाद जो इनवॉइस है वो किसका है? सप्लायर का। तो यहां पे मिक्स इन्फॉर्मेशन है, यहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सप्लायर देगा और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? रिसिपिएंट देगा। इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सप्लायर देगा। डेबिट कब हुआ या उसकी रिकॉर्डिंग कब हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? रिसिपिएंट देगा। और अगर ये दोनों ही ना दे पा रहे हो तो उस केस में हम रिसिपिएंट के पास जाएंगे अगेन, और उससे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि बताओ भैया तुम्हें जो ये सर्विस मिली है इसकी एंट्री तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस दिन पे कर रखी है, और जिस डेट पे कर रखी होगी वो डेट कहलाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। उसके बाद हमने सबसेक्शन नंबर 5 में रेसिडुअल केस देखा। रेसिडुअल केस में अपने क्या देखा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है कि अगर पीरियडिकल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में देख लेंगे उस रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, और अगर ये केस भी नहीं है तो और सारे केसेस में हम क्या देखेंगे कि बताओ भैया किस दिन जीएसटी जमा हुआ है, जिस दिन टैक्स पे किया गया होगा उस डेट को मान लेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। फिर लास्ट पॉइंट आया था हमारा एडिशन का, कि जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी सप्लाई की वैल्यू है, अगर उसके अंदर एडिशन होता है बाय वे ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी या किसी भी ऐसे रीजन की वजह से जो कि डिलेड पेमेंट के केस में अराइज होती है, तो उस केस में हमें एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसका तो पता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, लेकिन जो ये एडिशन हुआ इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो उसके लिए सीधा सा रूल बताया गया कि भैया जो सप्लायर है जिसको ये इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी मिलेगी, तो जिस दिन उसको वो मिल जाएगी, जिस दिन उसको वो रिसीव हो जाएगी, वो डेट माना जाएगा क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। जिस दिन उसको रिसीव हो जाएगी उस दिन को हम मान लेंगे क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये इसका क्रक्स था। आपको पूरा का पूरा इसका समराइज तरीका मिल गया। पहले वाले पार्ट में हमने देखा इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन को, दूसरे पार्ट में हमने फॉरवर्ड चार्ज कंप्लीट किया, तीसरे पार्ट में हमने रिवर्स चार्ज, और साथ ही में हमारे रेसिडुअल केसेस, वाउचर वाला केसेस और एडिशन वाला केसेस देख लिया। समराइज करते हुए हमने उसको पिक्टोरियल तरीके से भी समझ लिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम बचा है वो क्या कि आपने जब ये पूरा पढ़ा तो आपको ऑल्दो क्लैरिटी आ गई कि भैया गुड्स के प्रोविजन जो है और जो सर्विसेज के प्रोविजन है वो कई हद तक सिमिलर भी हैं, लेकिन जब हम 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 का मतलब क्या है? सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन नंबर 3, चाहे वो सेक्शन 12 का हो चाहे वो सेक्शन 13 का हो, तो इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है, इसके अंदर उनके प्रोविजन में थोड़ा सा छेड़खानी है। तो अब इसको एक बार और दोबारा से समझेंगे और इसमें इसका बनाएंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होगा कि एक एक सेक्शन को लेके चलेंगे कि ये वाला सेक्शन का ये वाला सबसेक्शन गुड्स में क्या कहता है और सर्विसेज में क्या कहता है, और तब जब उसको हम समझेंगे तो वो हमें याद करने में भी आसानी होगी और आपको और बेटर लेवल की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराएगा। तो उसको हम एक बार और रिवाइज करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।